नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि जो भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, तो उनको बैंक के द्वारा जीविका के माध्यम से जो सीसीएल का ऋण मिलता है, तो वो पैसा कैसे चुकाना है। अगर सीसीएल का ऋण लेकर कोई दीदी मर जाती हैं या लेकर धोखाधड़ी करती हैं, तो वो पैसा क्या माफ़ हो सकता है। और जब पैसा हम समूह के माध्यम से चुका रहे हैं, तो उसका लेखा जोखा सही तरीके से हो रहा है या नहीं। आज इसी से संबंधित आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐड को स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, ऐड को स्किप कर देते हैं, लेकिन पता है कि प्रीमियर में ऐड और प्रीमियर मतलब वीडियो एक साथ ही चलता है, तो फिर स्किप करने का क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए हम सोचे कि चलिए आप लोग को याद करवा दें, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे कि ऐड को स्किप नहीं करें तो अच्छा है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक स्वयं सहायता समूह है, तो स्वयं सहायता समूह का गठन होने के 6 माह बाद सीसीएल के लिए समूह के माध्यम से आवेदन दिया जाता है कि हमारे समूह में अति आवश्यक ऋण की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग अपना सहमति प्रदान करते हैं। और हमारे समूह में 2 लाख या 3 लाख का ऋण का आवश्यकता है और उसका जिम्मेवारी हम समूह के सभी सदस्य लेते हैं और हम सही तरीके से पैसे भी चुकाएंगे। और उसमें आवेदन में ये भी लिखा रहता है कि हमारे समूह की कोई भी दीदी अगर किसी भी बैंक का मतलब ऋण का चूककर्ता होंगे, तो वैसे सदस्य को हम ऋण नहीं देंगे और प्राप्त ऋण वापसी की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ऋण लेने से पहले हम बैंक को आवेदन देते हैं और उसमें जितने समूह के मेंबर होते हैं, उसमें सभी का सिग्नेचर होता है। और सिग्नेचर होने के बाद क्या होता है कि सीसीएल का जो आवेदन फॉर्म होता है, ऋण आवेदन वाला, उस पर सबका मुहर क्या होता है कि अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगता है, उसमें सबका पता डलाता है, उसके बाद सभी का सिग्नेचर होता है। और साथ साथ क्या होता है कि समूह के मेंबर का पर्सनली आधार कार्ड जितना भी होता है, सबका उसमें फ़ोटोकॉपी लगता है और उस आधार पे सिग्नेचर भी होता है। और क्या होता है कि सीसीएल का आवेदन पूरा कंप्लीट करके उसमें समूह का जो नियमावली है, गठन तिथि है, फर्स्ट बैठक है, उसके बाद क्या होता है कि ऋण मांग हेतु आवेदन जो होता है उसका, और लास्ट बैठक का फ़ोटोकॉपी करवाकर उसमें जीरोक्स लगाते हैं और साथ में सबका आधार कार्ड रहता है और ऋण वाला आवेदन पे रहता है, उस पर भी हस्ताक्षर होता है। तो इतना प्रक्रिया करने के बाद फिर उसमें रेवेन्यू टिकट भी रहता है और इतना प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है कि हम बीपीआईयू में सबमिट करते हैं। और जब बीपीआईयू से क्या होता है कि लोन का आवेदन बैंक में आ जाता है और बैंक के द्वारा ऋण दे दिया जाता है, तो उस समय क्या सावधानी बरतना है कि जैसे ऋण निकासी करने से पहले जीविका मित्र जो होती हैं सीएम दीदी, उनको टोटली बातें जानकारी देनी है कि लोन जीविका के माध्यम से जितना भी लोन मिलता है, उसमें किसी भी तरह का लोन माफ़ी नहीं है। अगर मेंबर मर जाती है या कहीं भाग जाती है या मतलब धोखाधड़ी करना चाहती हैं, तो उसमें किसी भी तरह का सबसे पहले बहुत सारे दीदी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर वो दीदी ली हैं, वो मर गई तो हम इनका लोन माफ़ हो जाएगा। तो ये सब बातें नहीं हैं, ये क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे कि सीधा समझिए कि आपने तो समूह के नाम से ऋण मांगा है और ऋण मांगा है, तो उसमें सभी का हस्ताक्षर सहित है और वो तो आपको पर्सनली मेंबर वाइज ऋण नहीं दिया है। तो जब मेंबर वाइज नहीं दिया है, वो डायरेक्ट समूह को दिया है
और समूह के मेंबर सभी के सर्वसम्मति से वितरण किए हैं, तो फिर उसमें मेंबर को माफ़ी कैसे हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्लियर हो जाइए कि अगर कोई भी दीदी ऋण लेकर मर जाती हैं या धोखाधड़ी करती हैं या कहीं भाग जाती है, तो जितने समूह के मेंबर हैं वो मेंबर उनके परिवार फैमिली वाले से पैसा चुकवाएंगे, और नहीं तो उनका अगर पूरा फैमिली वाला भाग जाता है तो जितने समूह के मेंबर हैं उनको चुकाना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बचने का तरीका आप लोग को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग भी ऋण अगर देते हैं तो उससे भी कैसे बच सकते हैं। तो हम चलिए अब बताते हैं कि ऋण देने से पहले आप लोग को समूह के दीदियों को क्या सावधानी बरतना है। जैसे कि ऋण निकासी करने गए तो ऋण निकासी करके ले आए, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ वितरण करेंगे तो उस समय एक होता है कि ऋण जो पर्सनली हम मेंबर वाइज देते हैं तो उसके लिए ऋण वितरण का एक आवेदन होता है। उस आवेदन में क्या होता है कि एक रेवेन्यू टिकट लगाया जाता है और उस पे मेंबर का हस्ताक्षर होता है और 2 गवाह का हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए। जैसे कि उनके फैमिली के मेंबर के अगर बेटी है तो बेटी कर सकती है जो 18 वर्ष के ऊपर हो, या दामाद है तो दामाद कर सकते हैं, नहीं तो पति है तो पति कर सकते हैं, नहीं तो बेटा है तो बेटा कर सकता है, या पुतोह है तो पुतोह कर सकता है। यानी कि 2 गवाह होना चाहिए कि इस दीदी अगर ऋण लेकर मर जाती हैं या धोखाधड़ी करती है या कहीं भाग जाती है तो इस ऋण का देनदार हमारे जो उसमें गवाही रहेंगे वो होंगे। तो ये चीज़ अगर करवा लेते हैं तो क्या होगा कि अगर ऋण लेकर कोई दीदी भाग जाती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि जैसे कि होता है कि आप समूह के माध्यम से हुआ तो ग्राम संगठन या CLF या बैंक है सो डायरेक्ट आपके समूह पर पूरा पर कार्रवाई करेगा। लेकिन आप जब मेंबर को दे रहे हैं तो उस मेंबर से बचने के लिए आप लोग को भी कुछ करना है। तो इसीलिए क्या काम कीजिएगा कि सबसे पहले उस पे ऋण देने से पहले उनके फैमिली वाले को भी बुलवाइए, जो गवाह है गवाह का हस्ताक्षर करवाइए, फिर आधार पर भी हस्ताक्षर करवाइए, साथ में उस पे फ़ोटो भी चिपकाइए और उनको जो भी उसका प्रोसीडिंग है वो पढ़कर सुनाइए। और वो जितना भी होगा उसका क्या काम कीजिए कि एक फ़ोटोकॉपी उन मेंबर को दे दीजिए जो ऋण ली हुई है, और जो क्या होता है कि ओरिजिनल है वो आप ग्राम संगठन में सबमिट कर दीजिए। कि जैसे कि अगर कोई ऋण दीदी लेकर भाग गई तो क्या होगा कि बैंक उनको ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि ऋण तो दिया है समूह के मेंबर दिए हैं, तो समूह के मेंबर उस समय बच जाएंगे और उन पे क्या काम करेंगे कि उनके खिलाफ़ FIR भी करेंगे। तो वो जहाँ भी ऋण लेकर अगर भाग जाती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो उस समय दीदी को क्या होगा कि वो अपने आप को मतलब बच सकते हैं, वो ऋण चुकाने से उनके ऊपर पर्सनली कार्रवाई भी कर सकते हैं, उनके ऊपर समूह के माध्यम से भी कार्रवाई कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, ग्राम संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं और CLF के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब एक आप आवेदन ले लेते हैं तो उससे बहुत सारा आपको बेनिफिट है। तो चलिए अब हम आपको ये चीज़ बचने के लिए कर दिए हैं। अब आपको हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसे कि ऋण वितरण भी हो गया, पैसा निकासी भी हो गया, उसके बाद अगर हम जैसे कि हर महीना पैसा भरते हैं तो क्या उसका रिसीविंग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप बैंक में जैसे ही ऋण चुकाते हैं तो वो टोटली डाटा समूह के रजिस्टर में जो होता है कार्यवाही रजिस्टर में पूरा अच्छे तरीक़ा से भरा रहना चाहिए कि दिनांक इतना को ये दीदी जो है सो इतना पैसा जमा की। उस पर प्रोसीडिंग भी लिखा जाएगा कि आज दिनांक इतना, जैसे 24 है तो 24 या 25 मार्च 2024 को CCL का पैसा इस दीदी ने, और दीदी के सामने मूलधन और ब्याज लिखा जाएगा और ऐड करके लिख दिया जाएगा कि समूह की सारी दीदी ने 10,000 मूलधन और 1,000 रुपये ब्याज जमा की है, जो दिनांक 26/3/2024 को इस दीदी बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे। उस समय आप आवेदन मतलब हो गया कि एजेंडा में लिखा गया और सभी का सिग्नेचर और मोहर हो गया।
अब जैसे ही 26 तारीख के मेंबर पैसा जमा करने जाएंगी बैंक में, तो बैंक से जो रिसीविंग मिलेगा तो उस रिसीविंग को क्या करेंगे कि अगले बैठक में जैसे ही सीएम दीदी आएंगे तो उसमें क्या काम करेंगे कि प्रोसीडिंग में लिखवा दिया जाएगा कि दिनांक इस दीदी को जो ऋण का मूलधन और ब्याज जमा करने के लिए दिया गया था वो बैंक में जमा हो गया, जिसका रिसीविंग इसमें संलग्न है, जो सभी दीदी की सर्वसम्मति से चिपका दिया गया है, ताकि उसमें आप अच्छे तरीके से बच सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सीएसपी में पैसा मेंबर भरने जाती है या बैंक में भी भरने जाती है तो क्या काम होता है कि स्वयं सहायता समूह की दीदी के साथ धोखाधड़ी हो जाता है। बैंक वाला रिसीविंग दे देता है, क्या कम करता है कि पैसा नहीं भरता है, और लोग सोचता है कि चलिए हम तो बैंक में जमा कर दिए, पैसा मेरा जमा हो गया है। तो उसके लिए हमको सावधानी बरतना है कि अगर 20,000 रुपये हम पैसा जमा कर रहे हैं और हमको 2 मिनट टाइम या 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकाल के हमको समूह के जो रजिस्टर है, कार्यवाही रजिस्टर, उसमें सीएम दीदी के द्वारा पैसा चढ़वा लेंगे और उसमें रिसीविंग चिपका देंगे कि अगर बैंक से किसी भी तरह का अगर धोखाधड़ी होता है तो उससे हमको सेफ हो सकते हैं, मतलब बच सकते हैं। अगर जैसे कि हम आपके ऊपर समूह बैंक के द्वारा अगर फिर एनपीए कर दिया गया, आप पैसा चुका भी दिए, एनपीए कर दिया गया, तो आपके समूह में जो होता है लिखतंत्र होता है, तो क्या कहता है कि लिखतंत्र के आगे कोई वक्तंत्र नहीं चलता है। तो आपके समूह के कार्यवाही रजिस्टर में जैसे जैसे पैसा लेन देन हुआ, जैसे आप मूलधन चुकाए, जितना मूलधन जमा किए, जितना ब्याज जमा किए, वो हर मासिक का उसमें डाटा लिखना एकदम अति आवश्यक है। अगर जिस समूह में ऐसा नहीं होता है तो उस समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो सीएम दीदी को भी बताए और सीएम दीदी भी ध्यान दे कि उसमें पैसा हर महीना चुकाए, ताकि सीएम दीदी भी अच्छे तरीक़ा से सेफ रहे और समूह के दीदी भी अच्छे तरीके से सेफ रहे, और बैंक भी अगर धोखाधड़ी करता है तो बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, या अगर सीएसपी करता है मिनी ब्रांच तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। जैसा कि बहुत बार ऐसा भी सामने में आया है कि समूह के कार्यवाही रजिस्टर में नहीं चढ़ाने की वजह से बैंक क्या काम करता है कि रिसीविंग देता है और देखा जाता है कि 20 महीना हो गया, पासबुक अप टू डेट नहीं कर रहा है, और जब 20 महीना के बाद फिर एनपीए खाता कर दिया जाता है, और जब पासबुक अप टू डेट होता है तो उस समय पता चलता है कि नहीं, पैसा तो जमा ही नहीं है, तो उस समय फिर हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो इस और बैंक में जब मेंबर पैसा जमा क्या करने जाती है कि देखिए भैया हमारा पैसा जमा हुआ इतनी तारीख को और हमारे खाता में पैसा नहीं चढ़ा हुआ है, तो बैंक वाले अपना बचने के लिए उस रिसीविंग को क्या काम करते कि जब्त कर लेते हैं, वो फाड़ चीर देते हैं, ताकि मेंबर के खिलाफ, मेंबर के पास कोई सबूत ही नहीं रहे जो हमारे खिलाफ कंप्लेन हो। लेकिन अगर वही सबूत को क्या काम करेंगे कि कार्यवाही रजिस्टर में हम चिपका देंगे, तो वो बैंक वाले के अगर दिखाएंगे, बैंक वाला जैसे ही खाता को एंट्री में करेगा तो हम दिखाएंगे, तो बैंक वाला को मतलब इतना पावर नहीं है कि वो रजिस्टर को फाड़ देगा। जैसे ही फाड़ देगा तो उसमें सीसीटीवी कैमरा है, उसके आधार पर उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो उनका जो पद पे बैठे वो उनका पद भी छूट जाएगा। तो इसलिए दीदी लोग जो स्वयं सहायता समूह की हैं उनको बहुत देना आवश्यक है, उनको जानकारी भी रहना आवश्यक है कि जितने भी तरह का लेन देन कर रहे हैं वो टोटली जानकारी समूह के कार्यवाही रजिस्टर में होनी चाहिए। और कोई भी दीदी ऋण लेकर धोखाधड़ी करती है या भाग जाती है, या क्या होता है कि कुछ भी हो, तो उस समय पैसा चुकवाने का जिम्मेवारी समूह के दीदी का ही है। और उसमें जो सोचेंगे कि जिस दीदी पैसा ऋण नहीं लिए, बहुत दीदी लोग ये भी कहने लगती है कि भैया हम तो ऋण ही नहीं लिए, तो उसका हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और जिस समय देने के टाइम में जिम्मेदारी ले लेती हैं। तो जो दीदी ऋण भी नहीं ली है उनका भी जवाबदेही है, उनके थ्रू पैसा मिला है, वे अपना स्वेच्छा से पैसा नहीं लिए हैं, लेकिन मिला तो है, उनके भी हस्ताक्षर से मिला है। तो वो दीदी भी चाहेंगी कि उस जंजाल से उस समय हम हट जाए, तो उनको नहीं हटने दिया जाएगा कि दीदी आपके हाथ से जितना भी पैसा ऋण बांटा गया है वो आप पैसा चुकवा दीजिए, उसके बाद ही आपको समूह से हटाया जाएगा। तो ये सभी बातें पर सीएम दीदी भी अच्छी तरह से ध्यान देंगी। उसके बाद समूह के दीदी भी जागरूक होंगी, समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष भी जागरूक होंगी, और ये भी ध्यान देंगे कि
इंश्योरेंस पर भी ध्यान देंगे। चलिए हम अगले बार में हम इंश्योरेंस पे जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो है सब बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से समझिए कि ऋण हमको कैसे वितरण करना है, क्या सावधानी बरतना है। अगर बैंक में हम ऋण चुका रहे हैं तो क्या ऋण हमको कैसे कार्यवाही रजिस्टर में लिखना है। कोई दीदी अगर ऋण लेकर मर जाती है या धोखाधड़ी करती है या भाग जाती है तो क्या उनका ऋण माफ़ हो सकता है या नहीं। तो क्लियरली आप लोग को हर चीज़ में बता दिए हैं कि कोई भी ऋण माफ़ नहीं होता है। जो पैसा दिए हैं उनको पैसा चुकवाना है, उनके फैमिली वाले से चुकवाइए या स्वयं चुकवाइए, लेकिन पैसा जिन मतलब होता है ना कि जो जिसको पावर है देने का वो उसको चुकवाने का भी पावर होना चाहिए। तो चलिए आप सभी क्लियर हो गए, क्योंकि बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना ही पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसमें अगर किसी भी तरह का आप सभी को अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप सभी को अच्छे से जानकारी दिया जाएगा। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।